सारे टॉपिक कर लिए थे हम लोगों ने बॉटम में डिस्कस। एक टॉपिक उस दिन रह गया था जो बार बार बोर्ड से गायब हो जा रहा था ना, एडमिनिस्ट्रेशन वाला 1773 1813 रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह ये सब बच गया था, है ना। तो वो कर लेते हैं। कल मैंने आप लोग को सोशल रिलीजियस रिफॉर्म और रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज सब बता दी थी, है ना। पीडीएफ भी भेज दी थी, उससे जाके अच्छे से रिवाइज कर लेना, देख लेना, है ना। और आज के 50 क्वेश्चन कहीं ना कहीं थोड़ा ग्लिम्स होगा कल के टेस्ट को लेके, ठीक है। तो जो लोग आज का टेस्ट लगाएंगे उनको नो डाउट कल मुनाफा होने वाला है इस प्रैक्टिस का, ठीक है। तो अच्छे से टेस्ट लगाइएगा। इसके बाद टेस्ट शुरू करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं, खत्म कर लेंगे। तुम इधर वाली कॉपी तो नहीं ले गए? आंसर लिखे उसमें आ जाएगा। हाँ बच गए। ये जो लोग नहीं आए इनकी कॉपी में यहीं छोड़ जाऊंगा, ठीक है। जो आए बाद में ले जाए, मैं रोज ले जाके लाके इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करता हूँ, आ जाओ, ठीक है। चलिए ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स की बात करनी है, सिविल सेवाओं की बात करनी है। भारत के अंदर नहीं खोलेगा ये लग रहा है, इसमें पीडीएफ में दिक्कत है। चलो ऐसे ही सुन लो। हम लोग बेसिकली आज कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स की बात करने वाले हैं, कुछ सिविल सेवाओं के रिफॉर्म्स की बात करने वाले हैं, और कुछ न्यायपालिका की भारत के अंदर किस तरीके से उत्पत्ति हुई उसकी बात करने वाले हैं। तो बेसिकली इस पीडीएफ के अंदर यही सारी चीज़ें दी हुई हैं, इसको भेज दूंगा मैं आपको, वहाँ से पढ़ लेना। इसके अंदर बेसिकली ये दिया हुआ है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर भारत के अंदर जितने भी रिफॉर्म्स अंग्रेजों के द्वारा लाए गए उसके इंपॉर्टेंट कुछ क्लॉजेस और रिफॉर्म्स दिए गए, ठीक है। जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है हम लोग जानते हैं, क्योंकि वाइसराय की काउंसिल गवर्नर जनरल की काउंसिल है ना, और साथ ही साथ में वहाँ पे गवर्नर जनरल का अपॉइंटमेंट वहाँ पर इम्पोर्टेंट जाना जाता है ना। और ये भी जानते हैं कि भारत के अंदर डुअल गवर्नमेंट जैसी कहीं ना कहीं जो सोच थी, उस डुअल गवर्नमेंट की सोच को समाप्त करने की भी कोशिश उस एक्ट के अंदर की गई थी। डुअल गवर्नमेंट का मतलब समझते होंगे आप लोग, क्या होता है? दोहरी सरकार। और दोहरी सरकार का मतलब हम लोग अगर बात करें तो एक निजामत होता है और एक राजस्व होता है ना। निजामत और राजस्व दो तरीके की सरकार का डिवीजन किया जाता है। निजामत का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन से होता है, और राजस्व रेवेन्यू का मतलब उससे होता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसमें से कौन सा विभाग अंग्रेजों ने अपने हाथों में रखा होगा जब भारतीयों की अंग्रेजों के साथ में संधि हुई होगी, तो क्या लगता है आप लोगों को कौन सा वाला विभाग अंग्रेज रखेंगे और कौन सा भारतीयों को सौंपेंगे, नवाबों को सौंपेंगे?
राजस्व वाला अंग्रेज रखेंगे अपने पास में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट ले लिया था अपने हाथों में जब डुअल गवर्नमेंट को बनाया गया था, जब दोहरी सरकार की नीति को लाया गया था। ठीक है, 1765 इलाहाबाद की संधि हम लोग पढ़ते हैं। इलाहाबाद की संधि के बाद में भारत के अंदर डुअल गवर्नमेंट के प्रिंसिपल को लागू कर दिया गया था। ठीक है, डुअल गवर्नमेंट लिमिटेड प्लेसेस के अंदर, जैसे बंगाल के अंदर हम लोग देखते हैं, वहां पर इसको जारी किया गया था। डुअल गवर्नमेंट का मतलब प्रशासनिक और रेवेन्यू तरीके से बंटवारे को कहते हैं। प्रशासनिक पूरा का पूरा कंट्रोल किसके हाथों में दिया हुआ था? सारा का सारा नवाबों के हाथों में। जो भी नवाब हैं वो अपनी राजशाही राजघराने जो चलाना चाहें चला सकते हैं। आई थिंक कल ये क्वेश्चन भी था, कल था परसों था, कल एक क्वेश्चन भी ऐसा पूछा गया था आपसे टेस्ट के अंदर, जिसके अंदर ये स्टेटमेंट एक दिया था कि डुअल गवर्नमेंट दोहरी सरकार की नीति के अंतर्गत अब भारत के अंदर बंगाल के नवाबों को प्रशासनिक तरीके से सारे के सारे अधिकार सौंप दिए गए थे। तो प्रशासनिक अधिकार तो नहीं सौंपे गए थे, है ना, हम तो बात करते हैं प्रशासनिक नहीं सौंपे गए थे। एक लिखा हुआ था कि सारे के सारे जो सिविल और राजस्व के अधिकार थे वो अंग्रेजों को सौंप दिए गए थे। तो सिविल और राजस्व के अधिकार अंग्रेजों को सौंप दिए गए थे, ये भी गलत स्टेटमेंट है। ध्यान से इसीलिए स्टेटमेंट को पढ़ा जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको वहाँ राजस्व लिखा होगा, आपने सही मार दिया होगा, साथ में सिविल भी लगा हुआ है। नागरिक मसले नहीं देखते थे अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेज नागरिक मसले नहीं देखते थे, तो ये स्टेटमेंट गलत माना जाएगा उसके अंदर। ठीक है, तो राजस्व लिखा जरूर है, लेकिन साथ साथ में नागरिक भी लिखा हुआ है। नागरिक मुद्दे सारे के सारे इस समय नवाब देखा करते थे। तो ये दोहरी सरकार की नीति जो आई थी, इस दोहरी सरकार की नीति को समाप्त कर दिया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, जिसकी हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, तो गवर्नर जनरल की काउंसिल बन चुकी है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अपॉइंट हो चुका है, है ना। वॉरेन हेस्टिंग पहले व्यक्ति हैं जो अपॉइंटमेंट के थ्रू आ चुके थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को ऑफिशियल राइट्स दे दिए गए, अधिकार दे दिए गए कि वो भारत के अंदर ट्रेड भी करे और रूल भी करे। ट्रेड एंड रूल के अधिकार कहीं ना कहीं भारत के अंदर दे दिए गए थे। इसलिए भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेडर्स टू रूलर्स का दर्जा मिला हुआ है ना। व्यापारी के तौर पर आए और क्या बन के चले गए, यहाँ से शासक बन के चले गए। तो ट्रेडर्स से रूलर्स की तरफ जाने की प्रक्रिया के तहत 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट एक इंपॉर्टेंट एक्ट के थ्रू जाना जाता है। फिर 1784 हम लोग बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट की, है ना। पिट्स इंडिया एक्ट आया भारत के अंदर। इसने क्या करा, प्रशासनिक चीजों को और ज्यादा मजबूत करा। प्रशासनिक चीजों को मजबूत करने का मतलब ये, जैसा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर बोला गया था, कलकत्ता के अंदर एक न्यायालय की स्थापना की जाएगी, है ना। तो अब भाई न्यायपालिका की स्थापना हो चुकी है भारत के अंदर। तो न्यायपालिका के अंदर कौन कौन से यूरोपीय लोगों को किस किस समय में जज की उपाधियों से नवाजा जाएगा, ये बातें कुछ पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर हो रही है। दूसरी बात ये हो रही है, गवर्नर जनरल की काउंसिल जो कहीं ना कहीं 4 लोगों की हुआ करती थी, अब उसके अंदर बोला गया कि एक मेंबर को कम कर दिया जाए, ज्यादा मेंबर की जरूरत नहीं है, या एक मेंबर को आगे चल के बाद में ऐड करा जाएगा। अभी फिलहाल 3 मेंबर्स कर दिए गए, है ना। 3 मेंबर्स की उठा के काउंसिल को बना दिया गया। पिट्स इंडिया एक्ट ने भारत के अंदर रेवेन्यू डिपार्टमेंट को सीधे तौर पर किसके हाथों में सौंप दिया था? अंग्रेजों के हाथों में सौंप दिया था। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट की कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स हैं जिनकी हम लोग बात करते हैं। ठीक है, फिर 1793 चार्टर एक्ट। ठीक है, चार्टर एक्ट इसके बाद में इंपॉर्टेंट आता है। 1793 का चार्टर एक्ट सिर्फ एक ही वजह से इंपॉर्टेंट है, और उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां पर मजदूरों के या फिर यूनियन संघ यूनाइट जो जितने भी बने मजदूरों के यूनियंस बने थे भारत के अंदर, उनको लेके कुछ अधिकार दिए गए थे। ठीक है, तो भारत में मजदूरों को उनके राइट्स, उनके अधिकार देने से रिलेटेड बहुत सारे राइट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो 1793 का चार्टर एक्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, और 1793 के चार्टर एक्ट ने कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर थोड़े बहुत पाबंदियां लगाना शुरू कर दी। ठीक है, तो 1793 से हम लोग पाबंदी लगते हुए देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत ज्यादा हो गया था क्षेत्रीय शक्तियों के साथ में। क्षेत्रीय शक्ति आप लोग देख सकते हैं इस समय मैसूर के साथ में बिजी है ना। मैसूर के साथ वॉर चल रहा है ना। 1790 से 92 वाला वॉर भी देखेंगे हम लोग, आगे 99 वाला भी देखेंगे, है ना। तो ये मैसूर के वॉर्स के साथ में इतना इन्वॉल्व हो गए, उधर मराठास के साथ में भी वॉर लड़ रहे हैं। तो इतने वॉर्स ये लोग लड़ा करते थे, और वॉर के नाम पे सारा पैसा मांगते किससे थे? इंग्लैंड से जा जाके, कि भाई परमिशन मांग रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं कि हमें वॉर लड़ना है। तो धीरे धीरे शक्तियों को इनके कंट्रोल करने का प्रयास किया जाने लगा 1793 से। 1813 का चार्टर एक्ट आया। इसके बाद में चार्टर एक्ट का मतलब ही था, इन्होंने पहले अनाउंस कर दिया था, हम 20 साल में, हर 20 साल में भारत के लिए चार्टर्स लेके आएंगे, अधिनियम कुछ लेके आएंगे, जो अधिनियम बेसिकली किससे रिलेटेड होंगे? भारत के अंदर कुछ सुधार से रिलेटेड होंगे, और ये हर 20 साल में आएंगे।
जो अगला वाला आएगा वो पिछले वाले के रिफॉर्म्स को लेके आएगा कि पिछले 20 सालों में भारत ने इन रिफॉर्म्स के थ्रू क्या क्या चीजें चेंज कर ली है ना। तो 1813 का चार्टर एक्ट आया और 1813 के चार्टर एक्ट में आके सीधा सबसे पहला रिफॉर्म के तौर पर बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए जाए, है ना, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत तेजी से भारत के अंदर देख रहे हैं हम लोग फैलती चली जा रही है और रूल अंग्रेजों के हाथों से ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों का बनता चला जा रहा है ना। तो इस वजह से क्या करा गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार छीन लिए गए, बस दो अधिकारों को छोड़ दिया गया। कौन कौन सा, चाय वाला और चाइना के साथ व्यापार वाला, ठीक है। तो चाय और चाइना के व्यापार को छोड़कर, और चाइना के साथ में भी कौन सा व्यापार होता था, अफीम का होता था। ये भी बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, कभी कभी चाइना नहीं लिख के आता है, ये लिख के आ जाता है चाय और अफीम के व्यापार को छोड़कर व्यापार को समाप्त कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, चाइना के साथ अफीम का व्यापार होता था, बहुत बड़े लेवल पे हुआ करता था, ठीक है। तो बेसिकली इन दोनों का छोड़ के चाइना और चाय के साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकारों को छीन लिया गया। दूसरी तरफ भारतीय शिक्षा के ऊपर अब जोर दिया जाने लगा, क्योंकि 1800 हम लोग बात कर चुके, 1781 बात कर चुके, 1791 बात कर चुके, कलकत्ता मदरसा हो गया, संस्कृत विश्वविद्यालय हो गया, है ना, या फिर हम लोग एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल देख लें, है ना। ये तमाम चीजें भारत के अंदर खुल चुकी थी, जिसने एजुकेशन के ऊपर जोर देना शुरू कर दिया था, है ना। भारत के अंदर सिविल सेवकों को बहुत ज्यादा ट्रेनिंग दी जाने लगी, बहुत मतलब एजुकेशन के लिए इंपॉर्टेंट वर्क होना शुरू हो गए थे। तो 1813 में बोला गया 1 लाख रुपए सालाना अब हम एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो 1 लाख रुपए सालाना यहाँ पे इन्वेस्ट होना शुरू हो गए। तो ये 1813 का चार्टर एक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट जाना जाता है, ठीक है। 1833 की तरफ आते हैं, 20 साल फिर गुजरे और उन्होंने फिर से देखा कि चलो फिर से चेक करें कि हमने जो 20 साल पहले कानून बनाए थे उन कानूनों में क्या परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो 20 साल पहले के 1813 के चार्टर एक्ट के अंदर कुछ परिवर्तन करके और कुछ नए लॉज लाके 1833 का एक्ट यहाँ पे बनाया गया। 1833 के एक्ट में क्या करा गया, अब बोला गया कि चाय और चाइना के साथ जो बचा कुचा व्यापार था उसको भी खत्म कर दो, ठीक है। तो बचा कुचा व्यापार चाय और चाइना के साथ में जो भी था वो सारा का सारा व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, ठीक है। एकाधिकार का मतलब समझिएगा, यहाँ पे मोनोपोली खत्म करी जा रही है, और मोनोपोली खत्म करने का मतलब ये नहीं है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार नहीं करेगी, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। हाँ करेगी जरूर, लेकिन और भी बहुत सारी कंपनीज अब आ जाएंगी वहां पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आके व्यापार करेंगे। वरना 1600 के अंदर जब ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्मेशन हुई थी, इसके थोड़े से इतिहास को समझ लीजिए। 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्मेशन हुई तो भारत या फिर पूर्व की तरफ जितना भी पूर्व का इलाका है, इस पूरे के पूरे पूर्वी रीजन के ऊपर 15 साल की मोनोपोली दी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि 15 साल के लिए तुम जाओ और 15 साल तक तुम्हारे अलावा कोई कंपनी वहां पे इंग्लैंड से नहीं आएगी, तो अकेले जाके व्यापार करना, ठीक है। और यही मोनोपोली एकाधिकार बढ़ता चला गया और कहां तक आ चुका है देखो 1833 तक, है ना। तो ये लगातार बढ़ता चला जाता था हर कानून के तहत। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को लगातार अधिकार मिलते चले गए। अब उसी अधिकार को छीना जा रहा है 1833 में। 1833 में बोला जा रहा है अब आपके सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं, अब आपको सिर्फ एक अधिकार मिलेगा, और वो अधिकार मिलेगा कि आप दूसरी कंपनीज के साथ में व्यापार करो। अब इंग्लैंड से और भी कंपनीज आने लगी बहुत सारी, जो आके भारत में अपना व्यापार कर सकती थी। तो एक कंपनी की मोनोपोली यहाँ पे खत्म की जा रही है। एजुकेशन की तरफ आते हैं, उन्होंने बोला शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया कम है ना, क्योंकि अब बहुत सारे परिवर्तन भारत में इस समय में देखे गए थे, और इन्हीं परिवर्तन के तहत भारत के अंदर अब शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए कितना खर्चा करने लगे, 10 लाख रुपए पर एनम। तो 1 लाख से बढ़ा के कितना कर दिया गया, 10 लाख रुपए। इसी समय में याद रखिएगा इंपॉर्टेंट चीज ये है, विलियम बेंटिक के बारे में हम लोग जानते हैं, 1833 का चार्टर एक्ट जानते हैं। और विलियम बेंटिक को हम लोग क्यों जानते हैं, भारत का पहला गवर्नर जनरल बोलते हैं ना। तो ये कहां से हुआ, 1833 के चार्टर एक्ट ने ही तो बनाया। तो 1833 का चार्टर एक्ट जब यहाँ पे आया तो उसी चार्टर एक्ट ने क्या बनाया, विलियम बेंटिक को पहला गवर्नर जनरल भारत का बनाया। तो ये पहले गवर्नर जनरल के तौर पर यहाँ पे नियुक्त कर दिए गए। अब इनकी नियुक्ति हो गई और इन्होंने भारत के अंदर फिर उस हिसाब से कई सारे सुधार, जैसे सती प्रथा वगैरह की हम लोग जो बात करते हैं, वो सारे सुधार भारत के अंदर किए गए, ठीक है। तो ये भी चार्टर एक्ट का ही कहीं ना कहीं नतीजा है, जो इतने बड़े बड़े सुधार भारत के अंदर इसके तहत किए गए। तो 33 का चार्टर एक्ट इसलिए माना जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। फिर आता है 53 का चार्टर एक्ट, है ना। तो 1793, 13, 33 और अब 53, ठीक
ठीक है। 53 का चार्टर एक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये चार्टर एक्ट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वन ऑफ द रीजन था जिसकी वजह से भारत के अंदर एक बहुत बड़ी क्रांति हुई, है ना। तो कारण है तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा इस समय में लाए गए कुछ कानून भारतीयों के द्वारा बिल्कुल भी पसंद नहीं किए जा रहे थे, ठीक है। चाहे वो शिक्षा में सुधार को लेके हो, और चार्टर एक्ट जो आया था बेसिकली 53 का, उसके अंदर कौन कौन से मुद्दे रखे गए थे। शिक्षा में सुधार पहला मुद्दा रखा गया था, विमेन एजुकेशन दूसरा मुद्दा रखा गया था कि महिलाओं को शिक्षा को बढ़ोतरी की जाए, बढ़ाया जाए। तीसरी चीज ये रखी गई थी कि सोशल रिफॉर्म्स को बढ़ावा दिया जाए, मतलब सामाजिक सुधार किए जाए, जैसे आप लोग देखोगे इसी के अंदर विधवा पुनर्विवाह आगे चल के, है ना। तो ये सारी की सारी बातें चार्टर एक्ट के अंदर सोशल रिफॉर्म्स के तौर पर भी रखी जा रही हैं। और बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स किए गए थे जो भारतीय बहुत बड़ा एक तबका था जिसके द्वारा नापसंद किए जा रहे थे, ठीक है। तो इसका विरोध होना इसी समय से शुरू हो गया था और इसी समय में बड़े बड़े कुछ आंदोलन दबा दिए गए भारत के अंदर, जो छोटे छोटे तौर पर किसान आंदोलन या ट्राइबल मूवमेंट्स के तौर पर चला करते थे, उसको लेकर भी अलग से बजट एलोकेट इसके अंदर किया गया था। तो 53 का चार्टर एक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वन ऑफ द रीजन बना था जिसके बाद में भारत के अंदर एक बड़ा क्रांति हमें देखने को मिली, ठीक है। 53 के एक्ट के बाद में हम 1858 में देखते हैं विक्टोरियाज डिक्लेरेशन, ठीक है। 1858 में क्या हुआ, क्वीन विक्टोरिया की डिक्लेरेशन आई और क्वीन विक्टोरिया के डिक्लेरेशन में साफ तौर पर बोला गया कि भाई क्यों हुआ 1857 का विद्रोह, इसकी समीक्षा करो पहले, है ना। तो 1857 के विद्रोह की समीक्षा करी गई तो पहला तो रीजन यही मिला कि इन्होंने सबसे पहले अपना एक लीडर खोज लिया था, किसको, बहादुर शाह जफर को। अगर इनको लीडर ही नहीं मिलता तो शायद ये 1857 का विद्रोह ही ना शुरू होता। तो सबसे पहले आरोप किसके ऊपर लगा, बहादुर शाह जफर के ऊपर। बहादुर शाह जफर को उठाकर रंगून भेज दिया गया और उनकी जगह भारत के अंदर नया रूल स्टैब्लिश कर दिया गया। अब क्राउन रूल भारत का नया रूल होगा, है ना। अभी तक मुगल रूल 1857 तक ऑफिशियल चला करता था, 1858 से क्या हो गया, अब ये क्राउन रूल बन गया। तो क्वीन विक्टोरिया की डिक्लेरेशन आई इसलिए थी क्योंकि इसने भारत के अंदर क्राउन रूल को एस्टेब्लिश करना था, इसलिए इसको लाया गया, ठीक है। 58 के बाद में इन्हें रिफॉर्म्स देने थे, अब भारतीयों को शांत भी करना था कि वो फिर से ना कर दें आंदोलन। तो इन्होंने क्या करा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट दिया फिर उसके बाद में, ठीक है। या हम लोग 1861 का काउंसिल एक्ट भी जानते हैं, है ना। तो ये एक्ट भारत के अंदर फिर लाए गए काउंसिल एक्ट के तौर पर। 1861 का काउंसिल एक्ट आया, मैंने आपको बोला था डीपो के नाम से, आप लोग इसको हमेशा याद रखिएगा, DIPO, ठीक है। तो अगर डीपो याद रखोगे तो काउंसिल एक्ट की सारी बातें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल डी का मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की समाप्ति करना, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की समाप्ति मतलब व्युत्पत्ति का सिद्धांत, हड़प की नीति जो यहाँ पर डलहौजी ने जारी करके रखी थी, उस हड़प की नीति को समाप्त कब करा गया, 1861 के काउंसिल एक्ट के अंतर्गत। तो पहला तो टर्म हमने पढ़ लिया, डी फॉर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की समाप्ति, ठीक है। आई आया इसके अंदर सेकंड टर्म, आई का मतलब इंडियनाइजेशन होता है। इंडियनाइजेशन का मतलब हो गया भारतीयकरण। भारतीयकरण का मतलब ये हो गया कि भारतीय अब अपने अपने स्तर पर सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी या अंग्रेजों के तमाम विभागों के अंतर्गत अब उन्हें उच्च नौकरियां दी जाएंगी, ठीक है। तो ये भारतीयकरण हो गया, विभागों में भारतीयों को अब नौकरियां मिलेंगी, भारतीय अब अच्छे अच्छे तबकों पे, अच्छी पोजीशन पे जा सकते हैं। इसी के अंदर सिविल सेवा का रिफॉर्म भी आया था, ये भी ध्यान रखिएगा। सिविल सेवाओं के रिफॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो सिविल सेवा से रिलेटेड बेसिकली रिफॉर्म्स ये किए गए थे कि अब परीक्षा जो होगी भारतीयों और अंग्रेज जो भी हैं ये सारे लोग परीक्षा को दे सकते हैं, ठीक है। तो भारतीय और अंग्रेजों को परीक्षा देने का मौका दिया गया और आप लोग जानते ही हैं कि सबसे पहले सिविल सेवक भारत के अंदर कौन थे जिन्होंने ये परीक्षा निकाली थी, सत्येंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो उन्होंने ये परीक्षा निकाली थी, लंदन में जाके एग्जाम दिया था और वहां पे जाके, क्योंकि सेंटर में ही पढ़ा करता था उस समय, ठीक है। फिलहाल ये चीज हो गई। इसके बाद में पी आता है इसमें, DI के बाद पी, ठीक है। डी को बात कर रहे हैं हम लोग और पी का मतलब यहाँ पे होता है पोर्टफोलियो सिस्टम, ठीक है। पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब बेसिकली होता है पहली बार भारत के अंदर विभागीय प्रणाली शुरू हुई। कौन सी प्रणाली, विभागीय, डिपार्टमेंट्स बने, है ना, अलग अलग विभाग बने। जैसे आप लोग देखते हो ना कि भाई समाज कल्याण विभाग एक विभाग है, बहुत सारे पद हैं उसके अंदर और उन पदों को नियुक्ति किया जाता है, नौकरियां निकलती हैं उसको लेके। ऐसे विभाग भारत के अंदर पहले नहीं थे,
पहले सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों को लाया जाता था, उनको बुलाया जाता था और उनसे सारे काम करवा लिए जाते थे किसी भी तरीके से। एक कलेक्टर ही जिले के सारे काम कर दिया करता था, है ना। अब एक जिले के काम सिर्फ कलेक्टर कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। बहुत सारे अधिकारी हमें चाहिए एक जिले को संभालने के लिए। ग्रुप डी से लेकर ग्रुप ए तक बहुत सारे अधिकारी होते हैं। ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति होना पोर्टफोलियो सिस्टम से ही शुरू हुई। विभागीय प्रणाली 1861 में भारत के अंदर शुरू हुई थी, ठीक है। तो हम लोग उससे याद रखते हैं। इसमें ओ आता है लास्ट में, ओ को हम लोग अदर्स या अन्य में डाल देते हैं, ठीक है। डी का मतलब बेसिकली अदर्स या अन्य में ओ का मतलब होता है। अदर्स और अन्य का मतलब बेसिकली ये है, भारत के अंदर जितने भी काले कानून उस समय आप कह सकते हो या जिससे भारतीय परेशान थे या तंग थे, वो सारे के सारे कानून किसने ले लिए वापस? यहाँ पर इस एक्ट ने वापस ले लिए। तो इस एक्ट के अंतर्गत उन सारे कानूनों को वापस ले लिया गया जिससे भारतीय नाराज थे, जिसकी वजह से 1857 जैसा विद्रोह हो सकता था। फॉर एग्जाम्पल राइफल लाना था ना, कारतूस वाली, चर्बी वाली, वो राइफलों को अब नहीं लाया जाएगा भारत के अंदर, इसको वापस ले लिया गया। भारतीय इसी से तो नाराज हुए थे सबसे ज्यादा, तो ऐसी राइफल्स को वापस ले लिया गया। क्या करा गया? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी, पील कमीशन बना, इसके अंतर्गत पील कमीशन को बनाया गया। आर्मी को फिर से पूरा नियुक्त किया गया। आर्मी ने धोखा दिया था ना अंग्रेजों को, 1857 की क्रांति में जाकर भारतीयों के साथ जुड़ गए थे। तो क्या करा उन्होंने ये पूरी की पूरी टुकड़ी ही छाट के रख दी कि जिन जिन आर्मी के लोगों ने 1857 में पार्टिसिपेट किया था उन सबको हटा के एकदम नई आर्मी फ्रेश तौर पर बना दी। पील कमीशन, और इसकी नियुक्ति हो रही है 1861 में, अदर्स में जो हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। तो ये अदर्स के तौर पर हम लोग 1861 के काउंसिल एक्ट के अंतर्गत बहुत सारी चीजों को रख सकते हैं। तो इसलिए 1861 का काउंसिल एक्ट जाना जाता है। तो आप लोग इसको इस वजह से ध्यान रखिएगा, 1861 का काउंसिल एक्ट। इस पीडीएफ में सब कुछ दिया हुआ है, जो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ आपको, वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई हैं, ठीक है। तो आप लोग जाके इसको एक बार रिवाइज कर लोगे तो ऐसे ही सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी कि क्या क्या चीजें इसके अंदर की जा रही है। 1861 में एक चीज और ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों ने भारत के अंदर पहली बार फूटो और राज करो, क्या होता है? फूट डालो और राज करो, है ना। फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया था, ठीक है। डिवाइड एंड रूल जिसको बेसिकली हम लोग कहते हैं, तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को भारत में पहली बार कब अपनाया गया? ये 1861 के अंतर्गत अपनाया गया था, जब भारतीयों को यहाँ पर बंटवारा करने या आपस में डिवाइड करने की नीति को जोर दिया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इसका पहला क्लॉज कब आया अगर आपसे पूछा जाए? कानूनी तौर पर इन्होंने ये बात सिद्ध कब कर दी? 1909 के जो एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उस एक्ट के अंतर्गत इन्होंने इसको सिद्ध कर दिया, ठीक है। पहली बार सोच इनकी कब बनी थी? 1861 के अंदर, कि भारतीयों में फूट डालेंगे। ये सोच इनकी कब से शुरू हो गई? 61 में। और इसको लेके ये कानून कब ले आए? 1909 के अंदर, ठीक है। तो अब उसी की तरफ चलते हैं, क्योंकि उसके बीच में ऐसे कोई खास कानून आए नहीं। बीच में भी वो अकाल आयोग वगैरह बनते रहे, स्टार्ची कमीशन वगैरह आप लोग देखोगे बीच में बनते रहे, बट एक बड़ा कानून इधर नहीं आया। बड़ा कानून बेसिकली हमें देखने को मिलेगा 1909 के अंदर, ठीक है। 1909 में भारत के अंदर बेसिकली माल्य मिंटो रिफॉर्म जिसको हम लोग कहते हैं, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 का कहते हैं, वो आया था, ठीक है। उसके अंदर भारत के जो हमने बात करी अभी कि डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी को अब इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, है ना। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इनकी उपज थी, माइंड की उपज थी। इन्होंने कोई ऐसा कानून नहीं बनाया था, मैंने बोला सिर्फ सोच के आधार पर भारतीयों को विभाजित करने की नीति अपना ली थी। अब जितने भी लोग भारत के अंदर, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैसे भी हो, अपने ये लोग सोच के दायरे के हिसाब से ऐसी चीजें लाया करते थे जिसकी वजह से आपस में इन लोगों के बीच में फूट पड़ती रहे, ठीक है। तो वो एक सोच थी, कानून नहीं बने थे उस समय में। कानून 1909 में पहली बार बना है, ठीक है। तो 1909 में पहली बार कानून ये बना था सेपरेट इलेक्टोरेट को लेकर, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट या पृथक निर्वाचन हम लोग जिसको बोलते हैं, ये कानून पहली बार बना। इसके अंदर हुआ क्या? इसके अंदर बोला गया कि मुस्लिम्स को भारत के अंदर क्या दिया जाएगा? सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब पृथक निर्वाचन, मतलब अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट इलेक्शन के अंदर खड़ा हुआ है तो सारे मुस्लिम उसको वोट देंगे, ठीक है। ये पृथक निर्वाचन की नीति थी, उसको कोई और व्यक्ति वोट नहीं देगा, तो सिर्फ मुस्लिम्स को राइट मिलेंगे उसको वोट देने के। तो मुस्लिम के पास एक वोट का अधिकार ये हो गया, और एक वोट का अधिकार और उन्हें मिल गया था, वो था जनरल बेने,
जैसे एक तो मुस्लिम कैंडिडेट को वोट दे सकते हो और एक कैंडिडेट आपका जो मन करे उस कैंडिडेट को वोट दे सकते हो, कोई भी बिरादरी का हो, कोई भी जाति का हो, तो वो ये सेपरेट इलेक्टोरेट का एक सिद्धांत भारत के अंदर लागू किया गया। और ऐसा नहीं था सिर्फ मुस्लिम्स को 1909 में इन्वॉल्व किया गया था, टोटल 4 कम्युनिटीज के अंदर इन्वॉल्व थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। पहली कम्युनिटी तो मुस्लिम सब जानते ही हैं, मुस्लिम्स को दिया गया था। दूसरा हिंदू जमींदार को, जितने हिंदू जमींदार थे, बेसिकली जमींदारी प्रिंसिपल तो आप जानते हैं सिद्धांत चलाया था, है ना, वो राजस्व नीति से चला आ रहा है बहुत समय से, तो वो सारी चीजें थी, तो किसको दिया गया था, दूसरा हिंदू जमींदार को। तीसरा क्या दिया गया था, चैम्बर ऑफ कॉमर्स बॉम्बे, ठीक है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स बॉम्बे। और चौथा दिया गया था चैम्बर ऑफ कॉमर्स कलकत्ता को, ठीक है। ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या बवाल है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मतलब बेसिकली ये है कि जितने भी यूनियंस होते थे, है ना, जितने भी यूनियंस होते थे, यूनियंस का मतलब बेसिकली अभी हमने बोला था ना कि मजदूरों के संघ बन रहे हैं, है ना, तो ये यूनियंस के तौर पर जितने भी लोग होते थे, किसी भी इंडस्ट्री फैक्ट्री में काम करते थे, उनके आपस में एक संघ होते थे, और इतने सारे लोग जितने भी इकट्ठे होते थे, ये अपने वोट डालने के अधिकार अपने पास रखते थे, तो इनको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था। तो ये 4 लोग याद रखिएगा, सिर्फ मुस्लिम्स को याद मत रखिएगा, क्योंकि 1909 में मुस्लिम सब जानते हैं, ये 3 नाम में लोग भूल जाते हैं, तो इनको भी याद रखिएगा, मुस्लिम्स, हिंदू जमींदार, चैम्बर ऑफ कॉमर्स बॉम्बे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स कलकत्ता, ठीक है, ये 4 नाम आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो 1909 के अंदर ये बेसिकली चीजें की गई, जिसकी वजह से भारत के अंदर कुछ प्रेशर या दबाव आना शुरू हुआ, ठीक है। तो ये आने का कारण भी क्या था, कारण था 1906 के अंदर मुस्लिम लीग का बन जाना, और मुस्लिम लीग लगातार ये डिमांड कर रही थी कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, है ना, तो इस वजह से लेकर ये लाया गया, कानून पारित किया गया, ऐसी चीजें भारत के अंदर इंप्लीमेंट पहली बार की गई। 1919 के अंदर इसको और ज्यादा बढ़ा दिया गया, ठीक है, 1919 के अंदर इसको और ज्यादा बढ़ा दिया गया। अब 1919 का एक्ट क्या कहलाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहलाता है, ठीक है, तो उसको दूसरे नाम से हम लोग याद रखते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के अंतर्गत जो कानून पारित किया गया था, उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट को और आगे बढ़ा दिया गया। बेसिकली अभी मुस्लिम्स, हिंदू जमींदार, चैम्बर ऑफ कॉमर्स कलकत्ता, बॉम्बे, इनको तो दिया ही गया था, अब यहाँ पे बढ़ा दिया गया कि वही क्रिश्चियंस को भी मिलेगा, ठीक है, इसको मिलेगा, क्रिश्चियंस को भी मिलेगा, क्रिश्चियंस के अलावा सिख को भी मिलेगा, ठीक है, सिख को भी दिया जाने लगा, पारसी समुदाय जो भारत का था उसको भी दिया जाने लगा, तो इन सबको बेसिकली और ज्यादा एक्सटेंड कर दिया गया, और एक्सटेंशन बढ़ा के इनको सेपरेट इलेक्टोरेट का और दर्जा बढ़ा दिया गया, ठीक है। एजुकेशन को लगातार प्रॉफिट मिलता था, इस समय में भी मिला करता था, चीजें इस समय में भी थी। 1919 का एक्ट आया क्यों था, कारण था 1919 के एक्ट के आने का वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 का समापन होना, भारतीयों को एक गारंटी देना कि हम तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हम तुम्हें कानून अभी भी ला के देते हैं और सुधार अधिनियम भी ला के देते हैं। इस वजह से 1919 के एक्ट को भारत के अंदर लाया गया था। 1909 के एक्ट को भारत के अंदर क्यों लाया गया था, क्या कारण हो सकता है, बंगाल विभाजन के बाद चला स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन को दबाने का भी एक प्रयास था, और भारतीयों को और ज्यादा थोड़ा अपने फेवर में लेने की एक नीति थी। तो बेसिकली ये सारे कारण थे 1909 1919 के एक्ट के तहत। और 1935 का अधिनियम, आप लोग तो उससे परिचित ही होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग बोलते हैं 35 का ही अधिनियम है, जिसको भारतीय संविधान का उठा के पूरा का पूरा हिस्सा बना दिया गया, ठीक है। तो उसके अंदर किए गए सारे रिफॉर्म, चाहे वो शिक्षा से रिलेटेड हो, चाहे वो राजनीति से रिलेटेड हो, जैसे भी रिफॉर्म्स, किस तरीके से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भारत में वर्क करेंगे, कैसी पोस्ट सर्वोपरि होगी, कौन नीचे होगा किसके, तो ये सारी की सारी चीजों का क्लासिफिकेशन 1935 के एक्ट के अंतर्गत कर दिया गया था, ठीक है। तो 1935 का अधिनियम इसके लिए जाना जाता है, और 1935 के अधिनियम को भारत का संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अंग भी माना जाता है ना। तो बेसिकली उसके बारे में भी कुछ चीजें हैं, क्लॉजेस हैं, वो भी पढ़ लीजिएगा यहाँ से जाके। 1947 का अधिनियम आया इसके बाद, और 1947 के अधिनियम में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत भारत को आजादी देने की घोषणा कर दी, ठीक है। ये बेसिकली हम लोग कहते हैं माउंटबेटन योजना, ठीक है, या फिर जो माउंटबेटन या जून योजना आई थी, ठीक है, उस जून योजना के बाद में 1947 के एक्ट को पारित कर दिया गया। कैबिनेट मिशन वगैरह सब इसी का हिस्सा थे, और भारत को आज़ादी देने के लिए घोषणा कर दी। तो ये 1947 का अधिनियम हम भारत के अंदर आज़ादी से रिलेटेड जानते हैं। अब ये सारे के सारे क्लॉजेस हैं, इनको एक ही पार्ट में पढ़ लेंगे, अगर एक ही साथ पढ़ लेंगे तो सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ये पॉलिटी में भी इम्पोर्टेंट है,
और साथ साथ में हिस्ट्री में भी इम्पोर्टेंट है। हिस्टोरिकल एविडेंसेस जो भी हो सकते थे सारे, वो तो मैंने आपको बता दी। अब आप इन एक्ट को जाके पढ़ोगे तो आपको पॉलिटिकल रेफरेंसेस भी बहुत सारे मिल जाएंगे, तो पॉलिटिकल रिफॉर्म से रिलेटेड भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। और यूपीएससी में थोड़ा ट्रेंड बदला है कुछ सालों से, तो उन्होंने ये भी बदल दिया है कि अब वो एक्ट से रिलेटेड सीधा सीधा स्टेटमेंट दे देते हैं, ठीक है, और स्टेटमेंट लिख के पूछ लेते हैं कि 1 लाख रुपए पर एनम जो शिक्षा के लिए खर्च किया जाता था वो निम्नलिखित में से कौन से एक्ट के द्वारा किया जाता था, है ना। ऐसी चीजें अब इसके अंदर पूछी जाने लगी हैं, तो अब आपको उसके लिए तैयार रहना है कि ऐसे एक्ट जब तक नहीं पढ़ोगे, इनके क्लॉजेज, इनके पॉइंट्स जाके नहीं पढ़ोगे, तब तक जाके वो चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी, है ना। तो इसीलिए हम लोग बेसिकली इनकी बात करते हैं, इनकी चर्चा करते हैं कि 1935 या 1947 के जो भी एक्ट हैं, इनके जाके एक बार क्लॉजेज बहुत डिटेल में और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट ये, ठीक है। इसके बाद में भारत के अंदर थोड़े से ज़मीनी स्तर के रिफॉर्म्स, या जिसको हम लोग कह सकते हैं कि भारत की जितनी भी कृषि व्यवस्था है उससे रिलेटेड भारत में कुछ रिफॉर्म्स आए थे, उन रिफॉर्म्स के बारे में यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है, ठीक है। इसी पीडीएफ में आप आगे चल के देखोगे तो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे भारत के अंदर सबसे पहले अगर अंग्रेजों ने किसी भी तरीके का ज़मीनी स्तर पर सुधार करना शुरू किया तो वो किसके द्वारा शुरू किया था, कौन बताएगा? हाँ, भारत के अंदर अगर एग्रीकल्चर रिफॉर्म सबसे पहले किए गए तो कौन से स्तर पर और किसके द्वारा और कौन से नाम से किए गए? एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, या हम लोग कहते हैं ना कि ये जमींदारी प्रणाली वगैरह, ये सारी की सारी चीजें जो भारत के अंदर आई, इसका सबसे पहला स्तर क्या था और किसके द्वारा शुरू किया गया कि हम एग्रीकल्चर से रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। ये उपज जो दिमाग में आई, किसके आई सबसे पहले? मैं मॉडल से पूछ रहा हूँ ना, अंग्रेजों के कारण, अंग्रेजों के कारण। कार्नवालिस के समय कौन सा? उससे पहले कुछ नहीं आया। सबसे पहला पूछा ना मैंने, उससे पहले क्या कुछ नहीं आया था? वॉरेन हेस्टिंग याद है आप लोग को? वॉरेन हेस्टिंग याद होगा। वॉरेन हेस्टिंग 1772 के अंदर एक रिफॉर्म लेके आया था जिसको क्विनक्विनल सिस्टम बोला जाता था। पंचवार्षिक योजना भारत के अंदर आई थी, बोला जाता था। ये पहला रिफॉर्म था कृषि का भारत के अंदर जो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा लाया गया था। इसके अंदर 5 साल तक लगातार बोलियां लगा लगा के जमीनों को जमीनी उपज के तौर पर दिया जाता था कि भाई इस साल जो ज्यादा प्रॉफिट देगा हम उसको जमीन दे देंगे। ये क्विनक्विनल सिस्टम था, है ना। ये पढ़ाया है मैंने क्लास के अंदर, आपको पता नहीं आप लोग कैसे नहीं डिवाइड किया। हाँ, टेनेंसी एक्ट भी है, हाँ, उससे रिलेटेड भी है बेसिकली। टेनेंसी एक्ट को भी हम लोग जानते हैं। लेकिन ये जो किसी गवर्नर जनरल के द्वारा लाया गया पहला रिफॉर्म, जो भारतीय स्तर पर सबसे बड़े रिफॉर्म में हम लोग जानते हैं, तो वो क्विनक्विनल सिस्टम था। इसके बाद में ईयरली बिडिंग सिस्टम इसी का एक पार्ट था। सालाना बोली लगाई जाती थी उसके अंदर, ठीक है। और सालाना बोली लगाई तो 72 से लेकर 77 तक चलाया वॉरेन हेस्टिंग ने क्विनक्विनल सिस्टम भारत में। क्विनक्विनल सिस्टम, पंचवार्षिक सिस्टम भारत के अंदर फेल हो गया था, मैंने ये भी बताया था आपको। फिर वो ईयरली बिडिंग सिस्टम लाया, वो भी फेल हो गया भारत के अंदर, ये भी बताया था। फेल होने का कारण क्या था? वो हमारे यहाँ के जो बेसिकली मौसम विभाग है उसको नहीं समझ सकते। भारत में कब वर्षा होती है, कब किस समय में सूखा पड़ जाता है, ये सारे के सारे नेचर को नहीं समझते थे वो। तो वो गलत तरीके की एक्सपेक्टेशन लगा के भारत से प्रॉफिट की उम्मीद कर रहे थे। फेल होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो एक्सपेरिमेंट था, ट्रायल एंड एरर का काल भी कहते हैं हम लोग वॉरेन हेस्टिंग को। वो ट्रायल करता रहा और कई सारी गलतियां भी हुई उससे, है ना। तो मैंने आपको बताया भी था ना ये चीज की इंद्र देवता पे डिपेंड होता है हमारे यहाँ का मौसम, और फेलियर क्रॉप का कहीं ना कहीं डिपेंडेंट था उसके ऊपर। और कई वो चीजें कौन नहीं जानता है, वहां पर वॉरेन हेस्टिंग नहीं जानता है। तो इस वजह से ये क्रॉप फेलियर सिस्टम की वजह से उसने दोनों सिस्टम को बंद कर दिया। ये पहले प्रयास थे उसके द्वारा किए गए। इसके बाद इन प्रयासों को आगे बढ़ाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, जब कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट को लागू किया था। उसने बोला 5-5 सालों के लिए देने का भी कोई मतलब नहीं, सालाना देने का भी कोई मतलब नहीं, हमें प्रॉफिट चाहिए तो जमींदारों को परमानेंट ही जमीनों को दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको जमींदारी प्रणाली कहने लगे या इसको स्थायी बंदोबस्त कहने लगे, है ना। तो ये स्थायी बंदोबस्त का जो पूरा का पूरा आकलन किया जाता है उसके अंदर ये बोला जाता है कि जमीनों को
किससे, किसानों से लेकर टीनेंट्स बना दिया गया था उनको, बेसिकली क्या बना दिया गया था, मजदूर बना दिया गया था। जिसकी जमीन थी उसको मजदूर बना दिया गया, उससे जमीनें ली गई, जमींदारों को दे दी गई और जमींदार प्रॉफिट उससे उठा के अंग्रेजों को देने लगे। बेचारे मजदूर जिनकी एक्चुअल जमीन थी वो क्या करते थे, किसान, वो सिर्फ उसके ऊपर खेती किया करते थे और खेती करने के बाद में पूरे दिन की मजदूरी लेके वहां से जाया करते थे। उन्हें अपनी क्रॉप का प्रॉफिट तक नहीं मिला करता था। इतनी बड़ी समस्या में कहीं ना कहीं उस समय के किसान देखे जाते थे और इसका प्रॉफिट पूरा कौन उठाता था, अंग्रेज। ऐसा बोला जाता था ना 10/11 और 1/11 का प्रॉफिट डिवीजन कर दिया गया था। 10/11 बड़ी अमाउंट कौन रखेगा, अंग्रेज अपने पास रखेंगे, 90% अमाउंट अंग्रेज अपने पास रख लेते थे और 10% किसको दे देते थे, जमींदारों को दे दिया करते थे। तो ये था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जिसको भारत के अंतर्गत लागू किया गया था। ठीक है, ऐसे ही रैयतवाड़ी सिस्टम आया, उसके बाद महलवाड़ी सिस्टम आया। तो ये भारत के अंदर आए एग्रीकल्चर या जमीनी स्तर के कुछ रिफॉर्म्स हैं जिन्होंने भारत में रिवेन्यू या राजस्व बढ़ाने के लिए अंग्रेजों को सहारा दिया था। क्योंकि भारत के अंदर मैं पहले ही बोला था कृषि प्रधान देश है, सबसे पहला राजस्व का अगर कोई तरीका हो सकता है तो वो क्या हो सकता है, कृषि ही हो सकती है। तो कृषि के बेसिस पे वो सारी चीजें करा। तो ये सारी चीजें इस पीडीएफ में मेंशन है, आप लोग जाके इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए पेपर निकाल लीजिए, टेस्ट का टाइम 50 क्वेश्चन है, टोटल 50 क्वेश्चन है, कंप्लीट टेस्ट है पूरा एंशिएंट मेडिवल मॉडल का। कौन ले गया चलाने लगे तुम यार, क्या टाइम हो रहा है 10:15, 11 बजे तक सबमिट करना है। अब आप लोग देख लीजिए कैसे करना है। ठीक है, 50 क्वेश्चन है, 45 मिनट बहुत होते हैं, जिसका जल्दी हो जाए बहुत अच्छी बात है। पहले के 10 क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से हैं, उसके बाद के क्वेश्चन मेडिवल हिस्ट्री से हैं और लास्ट में कुछ क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री। हाँ 50। नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। अगर इस उम्मीद में हो कि नहीं मिलेगी, है क्योंकि कल का टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग ही देना।
हो गया? अरे अभी तो ये बहुत छोटा है, अभी आगे आगे देखो। 45 मिनट ही है, ध्यान रखना। बहुत जल्दी जल्दी पढ़ के करो क्वेश्चन। 11 का मतलब 11 कॉपी छीन लूंगा, फिर किसी की कितने भी हुए हो। अब वो तुम लोग के ऊपर है भाई, आगे जल्दी जल्दी पढ़ो। हो गया? हो गया? सातवां लगा पहले। क्या बात है? फिर क्या बात है? नहीं है अभी। सातवां हो गया?
हो गए? कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि क्या है वो पूछा है। 9-10 हो गए हो तो 11 लिखा है। हाँ? जो हमारा कैलेंडर है छोड़ो, हिंट नहीं देने। हो गए? चलो अब यहाँ से मटेरियल शुरू होता है। जो ऑप्शन 11 में लिखे वही ऑप्शन 12 के लिए, ठीक है? ABCD वही ऑप्शन है। हो गया? बारह मैंने बताया तो 12 के ऑप्शन सेम है जो 11 के ऑप्शन है। ABCD ये चारों जैसे ऑप्शन है वैसे चारों इसके ऑप्शन। पढ़ लो फिर से एक बार 12 वाला, लो पढ़ लो फिर से। हो गया? ऑप्शन वही है सेम 13 की तरह, ठीक है? हिंदी पढ़ा हूँ।
15 कर लो पहले, बाद में फिर 12। हो गया? 15 क्वेश्चन 15 मिनट हो चुके हैं। एक रेफरेंस कॉपी खोल के बैठ सकते हो वैसे तुम लोग अगर चाहो तो, है ना। उसके ऊपर कुछ लिख लिया करो कम से कम। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऐसे सोच सोच के जो लगा रहे हो ना तुम लोग, सब गलत करो। वहाँ रफ शीट इसलिए दी जाती है जिससे कम से कम अपना उपयोग लिखने में भी आप करते हो। यहाँ पे अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है तो डेट लिख लो और डेट लिख के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगा दो। ऐसे लगा पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना लिख के बहुत ज़्यादा अच्छे से आंसर लग जाए। हो गए?
हो गया? बाईस लगा लीजिए, फिर 23 दिखाते हैं पूरा ऑप्शन के साथ। हो गया 22? हाँ 23 वाला 1 4 और ये सब। चलो लिख देते हैं इसे। सी ऑप्शन 1 4 है, डी ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव। हो गया? वो जल्दी इतना आसान क्वेश्चन। हो गया? चौबीस कर लो पहले। 24 के बाद मॉडर्न शुरू हो जाएगा। ये मध्यकालीन का आखिरी क्वेश्चन। 20 मिनट हो चुके हैं। ये हो गया 24 सबका। चरण अपना कर लो बेटा, वरना इधर बैठा देंगे। आ जाओ ज़्यादा बात तुम्हारे माइनस में जाएंगे, हर बार में जाएंगे एक माइनस। बहुत बात हो रही। हो गया? 26 27 कर लीजिए। 26 दोनों तो थे। कोई नहीं, कोई बात
हो गया? होगा उनका? हो इतना तो जल्दी जल्दी सीधा फैक्ट है, पता है नहीं पता नहीं पता है, इसमें सोचना तो भाई। हो गया? नहीं किया, बहुत नहीं किया, एकदम सही क्वेश्चन। मुझे एक ही पता है जो ग्रोथ कर सकते हैं, बाकी तीन तो चेले लग रहे हैं। हाँ? क्या नहीं दिख रहा है? हाँ नहीं लिखा है उसमें, इसीलिए दिख रहा है। नहीं 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 जरूर देखो भाई, वो बहुत जरूरी है। नहीं जरूर देखो, ये हाँ ना जरूर देखना पड़ता है। इसको रिलेट करो ना खिलाफत के साथ में, अभी हो जाएगा सॉल्व। हो गया? हो गया वैसे। जिनको 32 में बहुत आसान लग रहा है उनके लिए मुबारक। केबी से थोड़ी चल रहा है। हो गया ना? चौतीस कर लो पहले।
प्रधान का मतलब यहाँ पे अध्यक्ष से है, ठीक है। प्रधान का मतलब यहाँ अध्यक्ष से है, प्रेसिडेंट से। क्या हुआ लोग? विभाजन हो रहा है तो रखो। हाँ, 1920 अभी भी चल रही है जितना है 1920 ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। हाँ, मोपला है, ये मोपला मोपला विद्रोह है, केरला वाला मोपला विद्रोह। क्वेश्चन हो गया, 15 मिनट शेष है, ठीक है। 15 क्वेश्चन 15 मिनट। हो गया ये? हो गया? Okay with this? 47 कर लीजिए। स्वदेशी पत्र के संपादक हो गया होगा? चालीस किसी का भी गलत मिल गया क्लास में। बता रहा हूँ, आज कलेश हो जाएगा। बहुत
प्रेशर है, गलत नहीं होना चाहिए और सबका आंसर लगा भी होना चाहिए। ये मत छोड़ना, छोड़ दे। बातें नहीं। क्या हुआ? हो गया ये 41। चलो नेक्स्ट। हाँ हो गया होगा, नहीं हुआ? 42 वाला लिख लो। 40 सबका चेक करूंगा, याद कर लिया ना? सही होना ही चाहिए, कंपल्सरी है सही होना। 42 1927। नौ मिनट बाकी है। हो गया 42? 43 and 44। रिजल्ट आ गया? हाईएस्ट नंबर है 33, पास भी नहीं हुए। हो गया, हो गए 43-44। हो गया? ये भी उसी क्वेश्चनों में है जो ध्यान रखा जाए। 45-46। हो गया? आज का क्लास ही ध्यान से सुन रहे थे, 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे ही सीख हो जाते। सही नहीं है, नहीं है ध्यान रखना है। इसे देख लेना, क्वेश्चन पढ़ लिया करो ऐसे। हो गया?
5 मिनट हैं। हो गया? नाम और डेट डाल दीजिएगा सब। 4 मिनट बाकी है, जिसको जो पूछना हो पूछ लो। हाँ, पहले यहाँ से बताओ 40s में किसी का है? 43, 35 के बाद किसी और का कुछ? वो पहले का 35 हो गया, 43, 35, हो गया ये? 30, 30, 30 के अलावा 28 देख लो। 3 मिनट बचे। 25, सर 16 26 देख लीजिए जिसको देखना था। बाकी लोग आंसर सबमिट करिए जिन लोगों का हो गया। इसके बाद कौन सा है? 23, 3रा ऑप्शन 1 और 4, 4था ऑप्शन सभी। हाँ, चौथा है सभी, 3रा 1 और 4। 23 के बाद 17, 2 मिनट शेष है। इसके बाद 17 के साथ 16 भी किसी को देखना होगा। हो गया? जल्दी करो जल्दी, और भी बच्चे हैं। हो गया? बारह और 13 देख लो फिर। हाँ, 13 हो गया? क्या हुआ? कॉपी लेगा दोबारा नहीं तो मसा ना चीटिंग होता है। कुछ काट के लिखोगे सही थोड़ी माने। मुझे छोड़ेगा अब नहीं मिलेगा, हो गया टाइम। बेटा आ जाओ।
बाहर निकाल दीजिए। 12 देखो इतना इतना समय दिया तुम सबको मैंने एक क्वेश्चन पे, उसके बाद भी तुम लोग दो बार आपने नीचे दे दिया है। हाँ? क्या हो गया? 2 बस से दे दिया नहीं बस पे डाउन के बाद में पता चल रही है। नहीं सही है क्वेश्चन। 12 के बाद कौन सा बोल रहे थे? हाँ सर 10 10 कनिष्क का राजरोहण और 8वां देख लो। 8 के बाद 2 देख लीजिए। लास्ट है ये क्वेश्चन, टाइम हो गया। आंसर सभी हो गए। उधर भी और कौन बचा? लगाइए पहले का। पहले का सी, पहले का सी, दूसरे का बी, तीसरा सी, चौथा बी, पांचवा बी, हाँ बी बी, 6 सी, 7 बी, 8 सी, 9 डी, 10 ए, 11 ए, 12 ए, 13 ए, 14 ए, 15 सी, 16 ए, 17 सी, 18 ए, 19 ए, 20 डी, 18 ए, 20 डी, 21 सी, डी,
22C 23D 24D D 24D 25C 26B और C दोनों जिसने भी लगाए हैं दोनों सही है। 26B और C दोनों सही हैं। 27D 28D 29C 30D 31B 32C 33D 32C हाँ हंटर था ना। हाँ मैंने कहा था ना मुबारक हो जो लोग 32 हंटर लगा रहे हैं। मैंने तो पहले ही बोल दिया था मुबारक हो तुम लोग जो लगाने हैं। फिर से पढ़ो। जगह वाला बात की जांच की कमेटी की अध्यक्ष कौन? 31 का बताया है बी सॉरी 32 का बताया है मैंने सी 33 का बताया है डी 34 का डी 34 का डी 35 का बी 36 का सी 37 का सी 38 का सी हाँ पढ़ो। विचार इसका कोई स्टेटमेंट क्वेश्चन का अलग है ना थोड़ा सा। 38 का सी 39 का ए हाँ भाई 40 वाले हाल कौन बोल जिसका गलत हो हाथ खड़ा कर देना नाम बता दे तुरंत। 40 का डी कौन गलत लगा है? सबके सही है सही है किसका है? स्वाति राजपूत अभी अभी पढ़ाए थे कहाँ थी है? और कौन गलत लगा है? प्रियंका मौर्य तुम भी गलत लगा थी हैं? और कौन है इसके अलावा? हाँ कौन लगाया? बाकी सही है रुको अभी बताते हैं अभी बात होगी ना जाओ 41 का डी 41 का डी 42 का सी डी 42 का सी 43 का ए हाँ भाई 44 बताओ कौन कौन गलत है? 44 का है बी कितने गलत मिले? सबके सही है गलत है तो कोई हाथ तो नहीं उठा। मनीषा की कॉपी किसके पास? तो बता क्यों नहीं रवि नहीं लगाया इसने? अरे तो बताओ क्यों तो रहे तुम्हारे जाएंगे -2 पक्का तुम्हारे तुम्हारे बता क्यों? 45 का ए 45 का ए 46 का ए 47 का डी 47 का डी 48 का ए 49 का सी
49 का डी, 44 का है बी, 30 का इसका 49 का सर कितना था? 39 का ए, लिखो लिखिए 49 का सी। अभी काम करो, चलो तुम्हारी कॉपी तो चेक होनी पड़ेगी, आंसर की ले जाओ, ठीक है, उसे चेक करो। आज 21 तारीख है ना? सही वाला ये 8 का ये तो 8 का आंसर है। हमारे आंसर 8 का आंसर पता है किसको? 8 का सी। शिवानी शिवानी ये ना शिवानी ये सर जावेद 15.5, अभय 3.5, प्रियंका 5.5, का ठीक सही था। देवकी 8.5, जावेद की बदले नहीं है। शिवानी जी देखिए प्रकाश 8.5, हंसा देवी 9.5,